नरेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ग्रुप ए क्रैनिएटा का दूसरा सब फाइलम जिसका नाम था सेफेलोकॉर्डेटा कंप्लीट कराया था और उसमें मैंने डायग्राम भी दिया था एम्फिऑक्सिस या ब्रांकियोस्टोमा का, जिसमें मैंने बताया था कि केवल एक ही सब क्लास को एक ही केवल वर्ग आता है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप क्रैनिएटा। ग्रुप क्रैनिएटा का मतलब यहाँ पर होता है समूह क्रैनिएटा। मैंने आपको बताया था कि हम फाइलम कॉर्डेटा को दो समूह में बांटते हैं। एक तो हम किस में बांट रहे होते हैं, एक क्रैनिएटा में, जिसमें मैंने दो सब फाइलम आपको कंप्लीट कराए थे, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। दूसरा जो ग्रुप है या समूह है उसका नाम है ग्रुप क्रैनिएटा या समूह क्रैनिएटा। समूह क्रैनिएटा का मतलब ये होता है कि इनमें पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्रेन है वो कहाँ पर होता है, क्रेनियल बॉक्स के अंदर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें कपाल उपस्थित होता है और जो कपाल बॉक्स होता है उसमें क्या पाया जा रहा होता है, ब्रेन पाया जा रहा होता है। ब्रेन उसके अंदर उपस्थित होता है। अर्थात इन प्राणियों के अंदर मस्तिष्क किसमें, बॉक्स में बंद रहता है और मस्तिष्क बॉक्स को हम कह सकते हैं क्रैनियल बॉक्स। जो क्रैनियल बॉन्स होती हैं, कपालीय अस्थियां होती हैं, वो मिलकर के जो कैविटी या बॉक्स बना रही होती हैं उसे हम क्रैनियल बॉक्स या क्रैनियल कैविटी कह देते हैं। उसी कपाल गुहा के अंदर मस्तिष्क पड़ा रहता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि हम कह सकते हैं इनमें स्पष्ट सिर और मस्तिष्क पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप इसको बताएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताना होगा कि इनमें या इसमें जंतुओं का मस्तिष्क मीन्स ब्रेन, क्रैनियम, क्रैनियम को अगर आप चाहो तो कह सकते हो क्रैनियल बॉक्स में सुरक्षित रहता है, में सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, अर्थात ये हमारा कपाल है, अस्थियों से बना हुआ है, इसको हम अस्थियों को कपाली अस्थियां कह रहे होते हैं और इनसे जो अंदर इसके कैविटी बनेगी, एक बॉक्स जैसा बनेगा, उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, कपालीय गुहा, क्रैनियल कैविटी। उस क्रैनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, मस्तिष्क या ब्रेन सुरक्षित रहता है। अर्थात चाहो तो आप ये कह सकते हो कि इसमें क्या होगा, इस समूह में क्या बताओगे, इसमें स्पष्ट सिर का मतलब है हेड तथा मस्तिष्क पाया जाता है। तथा मस्तिष्क पाया जाता है। आप ये सारी चीजें भूल जाते हो तो आप ये भी कह सकते हो कि इनमें कपाल उपस्थित होता है। क्या बोल सकते हो, इनमें कपाल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, इसीलिए इनको किसमें रखा जाता है, क्रैनिएटा में। क्रैनिएटा मीन्स जहां पर जीवों के अंदर या जंतुओं के अंदर या प्राणियों के अंदर क्या उपस्थित हो, कपाल उपस्थित हो, उन्हें किसमें रख दिया जाता है, क्रैनिएटा में।
दूसरी चीज यहां पर हम बता रहे होते हैं कि इनमें केवल एक ही उपफाइलम या सब फाइलम पाया जाता है। इनमें केवल एक ही उपसंघ पाया जाता है। उपसंघ का मतलब क्या होगा? सब फाइलम। जबकि एक रेनिएटर के अंदर मैंने दो उपसंघ या दो सब फाइलम बताए थे, जिसे वर्टिब्रेटा कह देते हैं। वर्टिब्रेटा कह देते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, वर्टिब्रेटा कह देते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें क्या बता दोगे? इनमें नोटोकॉट कशेरुकदंड में, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कशेरुकदंड में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन बन जाती है, जो या तो उपास्थि होगी या अस्थिर होगी। ठीक है, या तो उपास्थि से बनी हुई होगी या अस्थियों से बनी हुई होगी। ठीक है ना। इसके बाद इनमें बाह्य कंकाल, इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। जब मैंने आपको कॉर्डेट के जनरल कैरेक्टर बताए थे या सामान्य लक्षण बताए थे, उस समय ये कहा था कि अंत्य कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। अंत्य कंकाल अस्थि और उपास्थि से बना होता है, और जो बाह्य कंकाल होता है यह सल्क से बना हो सकता है, बालों से बना हो सकता है। इसके साथ साथ नाखून हो सकते हैं, नाखून के साथ साथ सींग हो सकते हैं, सींग के साथ साथ खुर हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, पंजे हो सकते हैं, और पंजे के साथ साथ अगर आप देखें तो चोंच भी हो सकती है। क्या हो सकती है? चोंच। ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, शल्क जो किस में पाए जा सकते हैं? मछलियों में पाए जा सकते हैं, सरीसृपों में पाए जा सकते हैं। बाल और नाखून मनुष्य में हो सकते हैं। गाय भैंस बैल की बात करोगे तो सींग, खुर और नाखून, ये बाल हो सकते हैं। अगर हम बर्ड्स या पक्षियों की बात करेंगे तो उनमें पंख होते हैं, पंजे होते हैं, चोंच होती है। अर्थात ये सारी संरचनाएं जिनको हम स्किन डेरिवेटिव या त्वचा व्युत्पन्न कहते हैं, जो किसके द्वारा बनते हैं? त्वचा के द्वारा बनते हैं, स्किन के द्वारा बनते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज स्किन डेरिवेटिव्स। और ये सारे के सारे मिलकर के क्या बना रहे होते हैं? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब होता है वे कठोर संरचनाएं जो शरीर में बाह्य रूप में उपस्थित होते हुए एक विशेष प्रकार की आकृति या आकार प्रदान करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे अंदर बाह्य कंकाल क्या होगा, तो हमारे अंदर जो बाल हैं, हमारे अंदर जो नाखून है,
ये क्या है, बाह्य कंकाल है। अंत्य कंकाल हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए गाय में बाह्य कंकाल का नाम बताइए तो उसमें बाल होंगे, उसके खुर होंगे, उसके सींग होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोर में बताइए बाह्य कंकाल क्या होगा तो उसकी चोंच होगी, उसके पंख होंगे, उसके पंजे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है मछलियों में बाह्य कंकाल क्या होगा तो शल्क होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो घरों में रहने वाली छिपकलियां होती हैं लिजार्ड्स, उसमें कौन सा कंकाल बाह्य कंकाल के रूप में होगा तो शल्क होते हैं। सर्पों में या स्नेक्स में पूछा जाए तो शल्क होते हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए शल्क तो किससे बनते हैं, ये भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म से बनते हैं, मध्य जनन स्तर से बन रहे होते हैं, जबकि बाकी सारे किससे बन रहे होते हैं, बाह्य जनन स्तर से मिलकर के बनते हैं। अर्थात जो त्वचा होती है वह त्वचा आदि चर्म और चर्म के रूप में पाई जाती है। आदि चर्म एक्टोडर्मल होता है और चर्म क्या होता है, मीजोडर्मल होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि शल्क मीजोडर्मल होते हैं, बाकी सारे ये कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे होते हैं उसमें हम बता रहे होते हैं कि जो एनिमल होते हैं या जो जंतु होते हैं उनका शरीर 4 भागों में बटा होता है। जंतुओं का शरीर कितने भागों में, 4 भागों में बटा होता है, भागों में बटा होता है। बॉडी कैन बी डिवाइजिबल इनटू 4 पार्ट्स, जैसे एक नाम दे सकते हैं, क्या बोला जाता है, सिर, सिर की बाद में नेक, क्या कह सकते हो, ग्रीवा, ग्रीवा के बाद में धड़, क्या कह सकते हो, ट्रंक, और ट्रंक के बाद में पुच्छ या टेल। मैंने जनरल कैरेक्टर में आपको बताया था कि पोस्ट एनल टेल पाई जाती है जो कुछ जंतुओं में वयस्क होने पर डिसअपीयर हो जाती है लेकिन कुछ में बनी रहती है। तो चाहे आप गाय की बात करें, चाहे आप हाथी की बात करें, चाहे इसी तरह और एनिमल की बात करें, तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, पुच्छ, धड़, ग्रीवा और सिर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब देखिए इसके पश्चात आगे हम क्या करते हैं, आगे यही जो समूह क्रेनिएटा है जिसमें मैंने बताया था केवल क्या आना होता है, एक इसमें सब फाइलम आता है जिसका नाम क्या बताया था, वर्टिब्रेटा। आगे हम ये कह रहे होते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि जो उपसंग वर्टिब्रेटा को जबड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रभागों में, प्रभागों को कह रहे होते हैं डिविजन्स, 2 प्रभागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। कितने प्रभागों में, 2 प्रभागों में। अब देखिए जैसे मैं यहां पर एक नाम दे दूं आपको, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ये वर्टिब्रेटा नाम दिया गया जिनमें क्या बन जाता है, कशेरुकदंड, मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम।
अब अगर हम इस सब फाइलम को किसके आधार पर बांटें, जबड़ों के आधार पर, जबड़ों का मतलब होता है जाज, तब यहां पर दो डिवीजन बन जाते हैं, दो प्रभाग बन जाते हैं। प्रभाग को क्या बोल सकते हो अंग्रेजी में, डिवीजन। एक होता है एगनेथा, एक क्या होता है एगनेथा, और दूसरा नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो एगनेथा शब्द है, इस एगनेथा को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो नेता शब्द लिखा हुआ है यहां पर, अगर मैं आपके सामने लिख करके बताऊं इस तरह से, इसका मतलब होता है जाज, और जाज का मतलब होता है जबड़े। ए का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट। लेकिन दूसरे में क्या लिखा हुआ है, नेथोस्टोमेटा। नेथो मीन्स जबड़ा, तो ये तो जबड़े हो गए। और जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा को कह रहे होते हैं मुख रंध्र, अपर्चर। तो ये क्या होता है, माउथ, मुख। इस आधार पर अगर हम देखें, इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ जॉज, जबड़ों के आधार पर सब फाइलम वर्टिब्रेटा कितने डिवीजन में तोड़ दिया जाता है, दो डिवीजन में। एक सब डिवीजन, एक डिवीजन एगनेथा। एगनेथा का मतलब होता है जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जाज आर एब्सेंट। या हम ये कह सकते हैं माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय द जॉज, अर्थात जो मुख होता है जबड़ों के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इट मीन्स वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते। और यहां पर हम क्या बता रहे होते हैं, माउथ इज बाउंडेड बाय द जॉज, अर्थात मुख किसके द्वारा घिरा रहता है, जबड़ों के द्वारा घिरा रहता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हो जबड़े अनुपस्थित होते हैं। एपेंडेजेस क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। और यहां पर क्या बता दोगे, जबड़े उपस्थित होते हैं, या जबड़े और उपांग उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो डिवीजन एगनेथा है, इस डिवीजन को भी हम क्या करते हैं, दो वर्गों में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं, दो वर्गों में। अर्थात ये जो डिवीजन है एगनेथा, इसको भी क्या कर दिया जाता है, दो वर्गों में। इसमें वर्ग या क्लास, एक यहां पर आता है ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी। डर्मी का मतलब होता है त्वचा, अर्थात त्वचा के ऊपर एक मोटा आवरण पाया जाता है आर्मर के रूप में। उनको किस में रखा जाता है, वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्मी में। और इसके अंदर आता है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स वृत्ताकार, और स्टोमेटा का मतलब होता है रंध्र या मुख। इनमें क्या होता है, जो मुख होता है वो वृत्ताकार पाया जाता है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेट कहा जाता है, या साइक्लोस्टोमेटा में रखा जाता है। ठीक है। इसको तो बाद में लेके आगे, इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे। इससे पहले अपने किसकी बात कर रहे हैं, एगनेथा की। तो देखिए अभी आपको सबसे पहले क्रेनिएटा के मैंने ये लक्षण बताए, साथ में मैंने कहा था कि इसमें केवल एक ही सब फाइलम आता है, और उस सब फाइलम को हमने दो प्रभाग में बांट दिया, जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। जिनमें वास्तविक जबड़े और उपांग अनुपस्थित होते हैं उसको एगनेथा के अंदर रख दिया, जिनमें जबड़े और उपांग उपस्थित हैं उनको नेथोस्टोमेटा के अंदर। इसमें जबड़े और उपांग अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है, एगनेथा।
और उसमें क्या है, उपस्थित हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने आप बताया आपको कि जो ये डिवीजन एग्नेथा है इसको भी हम कितने वर्गों में बांट लेते हैं, 2 वर्गों में। एक तो वर्ग ऑस्टेकोडर्मी और दूसरा क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को और एक्सटेंड कर देते हैं। अभी मैंने ये आपको बताया कि जो सबफालम वर्टिब्रेटा होता है, सबफाइलम वर्टिब्रेटा को जड़ों की उपस्थिति या किस आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रभागों में बांटा जाता है। प्रभागों मीन्स डिवीजन में बांटा जाता है, जिसमें पहला प्रभाग आता है एग्नेथा। क्या आता है, एग्नेथा। ठीक है, इसमें हम क्या बता रहे होते हैं, जंतुओं में वास्तविक जवड़े एवं उपांग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रभाग एग्नेथा है इसको भी किसमें बांट लिया इन्होंने, 2 वर्गों में। ठीक, इसलिए यहां पर लिखा जा सकता है प्रभाग एग्नेथा को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो इसमें वर्ग कौन सा आ जाता है, ऑस्टेकोडर्मी, जिसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ऑस्ट्रेकोडर्मी। ठीक है, और इस ऑस्टेकोडर्मी के अंतर्गत बता रहे होते हैं सभी प्राणी या जंतु पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। जो सिलूरियन एवं डिवोनियन काल में पाए जाते थे,
पाए जाते थे। ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 5000 लाख वर्ष पूर्व ये कब पाए जाते थे? सिल्यूरियन और डिवोरियन काल में। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट इसमें आता है, इन्हें प्रथम कशेरुक कहा गया। कौन से प्राणी कहा गया इनको? प्रथम कशेरुकी प्राणी। कहा गया। इसके बाद नंबर 3 इसमें बताया गया कि इनके शरीर पर एक मोटा होल, जिसको आर्मर कहते थे, पाया जाता था। ठीक है, अर्थात इनके ऊपर अस्थिर प्लेटों से बना हुआ कवच होता था, जिसके अंदर ये बंद होते थे। उस कवच को ही ऑस्टेको कहा गया है। और डर्मी का मतलब होता है त्वचा। ठीक, अब इसमें देखिए उदाहरण आप लिखना चाहें तो एक तो लिख सकते हैं बिरकेनिया, इंग्लिश में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखते हैं बिरकेनिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण दे सकते हैं सिफेलैप्सिस। इसको सिफेलैप्सिस। ठीक, अब देखिए इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि ये कितने वर्ग बताए थे। सबसे पहले डिवीजन 2 बताए थे, एग्नेथा, और दूसरा डिवीजन क्या है? नैथोस्टोमेटा। अभी मैंने चार्ट बना के बताया था। इसके बाद इस एग्नेथा को 2 वर्गों में बांट लिया। पहला वर्ग क्या है? ऑस्टेकोडर्मी। दूसरा जो वर्ग है यहाँ पर, इसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। अब देखिए इसमें पाए जाने वाले जितने भी ये जंतु हैं, ये समुद्री और स्वच्छ दोनों तरह के पानी में मिलते हैं। ये केवल स्वच्छ पानी में मिलते थे। ये समुद्री एवं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इन्हें सर्प मीन भी कहा जाता है। इन्हें सर्प मीन को अंग्रेजी में कहते हैं ईल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इनका जो शरीर होता है वो स्नेक और फिश लगभग दोनों की तरह का दिखाई देता है। ठीक है ना। इसके पश्चात त्वचा नम, चिकनी एवं शाल्क रहित होती है। ठीक है।
क्या बता देंगे कि जो इनमें त्वचा होती है वो नम होती है, चिकनी होती है और उन पर शल्क नहीं पाए जाते। नंबर 3, मुख अग्रश्रेय पर आधर पर वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कुलर एवं चुस्कीय प्रकार का होता है, सेक्टोरियल एवं चुस्कीय प्रकार का होता है। ठीक है ना। अर्थात ये जो अपना मुख है उससे क्या करते हैं, दूसरे जो कॉर्डेट होते हैं उनसे ब्लड को शक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं भोजन के रूप में। ठीक है ना। ऐसा इसलिए कर लेते हैं कि इनकी जो जिह्वा होती है, इनकी जिह्वा रेस्पिंग प्रकार की होती है। इसको कह रहे होते हैं विसर्पी प्रकार की होती है, जिस पर हॉर्नी दांत पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घरों में दराती होती है ना, या देखिए पहले जो चारा कूटने वाली मशीनें होती थी उनको साफ करने के लिए एक दराती आती थी, तो उसी तरह से इसका रेदनी प्रकार की जीव होती है, उसके ऊपर दांत पाए जाते हैं। तो ये जो मछलियां होती हैं उन पर ये बाह्य परजीवी के रूप में रहते हैं, तो उन जीव से क्या करते हैं, उनकी त्वचा को ये काट देते हैं और फिर उस त्वचा से अपने वृत्ताकार मुख के द्वारा चिपक कर लगातार क्या करते हैं, ब्लड को चूस लेते हैं। अर्थात कैसे होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और ये बाह्य परजीवी भी किस पर होते हैं, मछली और जो कछुए होते हैं, ये जंतु बाह्य परजीवी के रूप में मछलियों तथा कछुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। किससे भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं, जो बाह्य परजीवी के रूप में, कहां से, मछली और कछुओं से। ठीक है ना। अब देखिए इसी को और आप कैरेक्टर को आगे ले जा सकते हो। कितने कैरेक्टर हो गए, 5। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आप बता सकते हो इनमें श्वसन के लिए छह से 15 जोड़ी क्लोम दरारें होती हैं, क्लोम दरारें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट
जंतु एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं तथा जनद एक ही होता है, एक ही होता है। नेक्स्ट, इनमें वयस्क जंतु जनन के लिए स्वच्छ पानी में चले जाते हैं, स्वच्छ पानी में चले जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अर्थात एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा बनता है, लार्वा बनता है। ठीक है। इसकी पश्चात इनकी अंतःकरण में, चाहे हार्ट बता देते हैं, चलो, इनमें हार्ट में दो कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। एक निलय या एक क्या बता दोगे, आलिंद, तथा दूसरा निलय होता है, निलय होता है। इसका मतलब ये होता है कि हार्ट 2 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में एक नाम दे सकते हो, पेट्रो माइजोन, जिसे लैम्प्रेटा भी कहा जाता है, लैम्प्रेटा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हो मैगजीन, और इसको कह रहे होते हैं हैग फिश। क्या कह रहे होते हैं? हैग फिश। ठीक है। ओके।